Good morning, friend. This is Abhishek here. Welcome to Abhishek Study Circle. And today we are going to discuss about this third lecture of balance of payment. That is economic series we have started, and this is the last lecture of balance of payment. If you haven't seen my previous lecture, so I would recommend you to go ahead and watch in my previous lecture before watching this third part of the balance of payment. Okay. So we have already discussed, guys. Okay. So we have already discussed about the current account. Okay. So before going to discuss the current account, let me just recap whatever we have learned as of now. So we have learned what is the balance of payment. Balance of payment, guys, it is a statement which will record, okay, whatever you have done the trade with one or another country. That means भारत जो है एक कंट्री के साथ जो भी एक फाइनेंशियल ईयर में जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट या कोई भी ट्रेडिंग किया हुआ है, ओके, सो उसको हम लोग एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। ओके, इसी को हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट करते हैं। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली गाइस दो पार्ट में डिवाइड है। वन इज द करंट अकाउंट, अनदर इज कैपिटल अकाउंट। एज ऑफ नाउ हमने करंट अकाउंट पूरा पढ़ लिया है। करंट अकाउंट को हमने दो भाग में डिवाइड किया है, विजुअल एंड इनविजुअल। विजुअल इसका बेसिस जो है, इसका बेस जो डिवीजन का है विजुअल एंड नॉन विजुअल में गाइस, नॉन विजुअल और इनविजुअल में। ओके, इसका ये बिल्कुल बेस नहीं है कि जो चीजें दिखती हैं वो विजुअल में आएंगी, जो चीजें नहीं दिखती हैं वो इनविजुअल में आएंगी। ओके, बहुत सारी किताबों में लिखा होगा आपको, बट ये इसका बेस ये बिल्कुल भी नहीं है डिवीजन का कि इनविजुअल जो चीजें नहीं दिखती वो इनविजुअल में है और जो चीजें दिखती हैं वो विजुअल में है। इसका बेस और ओनली यही है कि अगर कोई चीज पोर्ट पे रिकॉर्ड हो रही है तो वो विजुअल अकाउंट में रखी जाएगी, अगर कोई चीज पोर्ट पे रिकॉर्ड नहीं हो रही है तो वही इनविजुअल में रखी जाएगी। ओके, मैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स बता सकता हूं जो कि विजुअल है बट वो इनविजुअल में रिकॉर्ड होगा। जैसे कि सपोज आप चले गए टूरिज्म, घूमने चले गए यूएसए में, वहां पे गए यूएसए में घूमने और वहां से आपने क्या खरीदा, आईफोन खरीद लिया। ओके, आईफोन खरीदा वहां से यूएसए में, और वो जब आईफोन आप खरीद करके इंडिया में लेकर के आए तो वो तो पोर्ट पे रिकॉर्ड होगा नहीं, बट वो गुड्स का इंपोर्ट किया, राइट, अपने गुड का एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट कहां से किया, यूएसए से किया इंडिया के लिए, राइट। तो जब वो चीज पोर्ट पे रिकॉर्ड नहीं होगी तो उसको क्या बोला जाएगा, वो इनविजुअल अकाउंट में उसका काउंटिंग होगी गाइस। ओके, तो इसका ये बेसिस है गाइस डिवीजन का कि अगर जो भी चीजें पोर्ट पे रिकॉर्ड हो रही हैं वो विजुअल में रखी जाएंगी और जो भी चीजें पोर्ट पे नहीं रिकॉर्ड हो रही हैं उसको इनविजुअल अकाउंट में रखा जाएगा। ओके, ये चीजें हमने पढ़ी। विजुअल अकाउंट को हम लोग ट्रेड अकाउंट या मर्चेंटाइल अकाउंट कहते हैं। इसमें सिर्फ गुड का रिकॉर्ड होता है, गुड की ट्रेड होती है जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है गुड का, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोर्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। ओके, इसको हमने ये भी देखा था कि इंडिया में जो है ये बैलेंस ऑफ जो ट्रेड है, ठीक है, इसमें हम लोग हमेशा डेफिसिट रहते हैं क्योंकि हम लोग बहुत कम इंपोर्ट करते हैं, सॉरी, बहुत कम हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। मतलब कि हम बहुत ज्यादा सामान जो है भारत में मंगाते हैं दूसरी कंट्री से और बहुत कम हम लोग सामान दूसरे को भेजते हैं। जब बहुत ज्यादा सामान आप मंगाओगे किसी से तो आपको डॉलर पे करना पड़ेगा, राइट, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब आप बहुत ज्यादा डॉलर हमारे इंडिया से बाहर जा रही है और बहुत कम डॉलर हमारे इंडिया में वापस आ रही है। तो इसीलिए हम लोग इस पे बैलेंस ऑफ ट्रेड में हमेशा डिफिसिट में रहते हैं। ओके, और सर्विसेज इनकम और ट्रांसफर में, ओके, इसमें भी हम लोग सरप्लस रहते हैं, डिफिसिट सरप्लस जो भी है। ओके, सो ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने कवर कर रखा है पूरी डिटेल्स में, आप देख सकते हैं इसमें। ओके, सर्विसेज में हम लोग प्रोवाइड करते हैं जैसे बैंकिंग की सर्विसेज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, टूरिज्म हो गया, ओके, टीचिंग हो गई, तो ये सारी सर्विसेज के अंतर्गत आती हैं। ये बायलेटरल होती हैं, ये हमारे कंट्री से सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं, दूसरी कंट्री हमारे कंट्री को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ओके, फिर इनकम हो गया गाइस। इनकम जैसे कि हम लोग इनकम का हम सीधी सीधी फंडा बताया तो सीधी सीधी समझ लीजिए कि यूएससी की कोई कंपनी है, मैकडी है या कोई और कंपनी मान लो है, ठीक है, वो इंडिया में आकर के कुछ इन्वेस्ट करती है। ओके, तो यहां से वो क्या करेगी, प्रॉफिट बनाएगी, फिर अपने होम कंट्री में लेके जाएगी, राइट। इसी प्रकार से इंडिया के रिलायंस जियो है, इंडिया की टाटा है, वो दूसरे कंट्रीज में क्या कर रही है, जाकर स्टेब्लिश कर रही है, वहां पे प्रॉफिट बना रही है और लेके आ रही है। मतलब कि ये क्या कहता है, इनकम जनरेट कर रही है किसी और कंट्री से दूसरी कंट्री में लेके आ रही है। और तीसरा गाइज ये रिमिटेंस है, जैसे ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब होता है गाइज कि रिमिटेंस जनरेशन करना, ठीक है।
कि जैसे हमारे इंडिया के लोग, बहुत सारे लोग यूएसए, कनाडा, जापान, ओके, यूके, लंदन, बहुत जगह पे रहते हैं। तो वहां से क्या करते हैं वो लोग, डॉलर अर्न करते हैं, पाउंड अर्न करते हैं, यूरो अर्न करते हैं और अपने इंडिया में लेके आते हैं। तो इंडिया में लेके आना मतलब इंडिया को भेजना, मतलब कि रिमिटेंस होता है, ओके, उसको हम लोग रिमिटेंस बोलते हैं, एज ए रिमिटेंस की तरह। तो ये रिमिटेंस हमारे इंडिया में आता है। तो इंडिया में आने के मतलब कि इंडिया में, इंडिया की डॉलर जो है इंक्रीज हो रही है, राइट। तो ये जो करेंट अकाउंट गाइज है, ये पूरा का पूरा फंडा जो हम इसको बोलते हैं कि ये हमारे किसी भी इकोनॉमिक की करेंट अकाउंट क्या दर्शाती है, उसकी इनकम जनरेशन पावर को दर्शाती है। कोई इकोनॉमिक कितना इनकम जनरेट कर सकता है, ओके, ये करेंट अकाउंट इनकम जनरेशन पावर को दिखाती है। और इसी प्रकार से हमारे पास है कैपिटल अकाउंट गाइस। कैपिटल अकाउंट किसी भी कंट्री की क्या दिखाती है, बोरोइंग एंड लैंडिंग, कि कोई कंट्री कितना बोरो कर रहा है, मतलब कि कितना उधार ले रहा है और कितना उधार किसी कंट्री को दे रहा है, ओके। सो कैपिटल अकाउंट में क्या रिकॉर्ड होता है, बोरोइंग एंड लैंडिंग होती है रिकॉर्ड, ओके। इसको भी डिवाइड किया है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, ओके, वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं थोड़ी देर में, ओके। सो लेट डिस्कस अबाउट द कैपिटल अकाउंट, ओके। ओके, सो अगर आप देखोगे तो ये है बैलेंस ऑफ पेमेंट, टोटल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ वन कंट्री with a financial year with the rest of the world is known as a balance of payment, okay। करंट अकाउंट क्या कहलाते हैं, इनकम जनरेशन पावर ऑफ द इकोनॉमी दिखाती है, और ये डिनोट करता है बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑफ द इकोनॉमिक, ओके। सो ये कैपिटल अकाउंट दिखाती है, ओके। सो लेट डिस्कस का डिवीजन कैसे हुआ है कैपिटल अकाउंट का गाइस। सो गाइस कैपिटल अकाउंट का दो डिवीजन का बेसिस है, ये दो पार्ट में हम लोग डिवाइड किए हैं मेनली, अगर सही कहे तो, ओके। पहला है, पहले पार्ट को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट रन, ओके, शॉर्ट रन कैपिटल अकाउंट, ओके। एंड दूसरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग रन कैपिटल अकाउंट, ओके। तो ये शॉर्ट रन जो कैपिटल अकाउंट है गाइस, इसको हम लोग बहुत कम काउंट करते हैं। रीजन इसका क्या है कि इसमें बहुत से रीजन है जिसको, इस पहली बात तो ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इसमें लोन्स वगैरह लेना और देना होता है, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग गाइस, इसमें कभी कभी हम लोग स्मगलिंग का सामान भी, कभी कभी इसका त्रुटिपूर्ण चीज, जैसे कि कोई एरर की चीजें हो गई हैं, किसी स्टेटमेंट में एरर हो गया है, ओके, तो वो सारी चीजें शॉर्ट रन में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो इसका ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिकॉर्ड होता है वो लॉन्ग रन में। ये लॉन्ग रन में गाइस दो तरीके की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं, ओके, कैपिटल अकाउंट के। पहला तो क्या है कि ऐसा ट्रांजेक्शन जो किसी भी इकोनॉमिक की डेप्थ को क्रिएट करती है, ओके, जैसे कि डेप्ट क्रिएटिंग, ओके, जो किसी इकोनॉमी की डेप्ट क्रिएट करेगी, ओके, जैसे आपने लोन ले लिया, ओके, तो वो क्या करेगी, हमारे ऊपर एक डेप्ट क्रिएट कर देगी, राइट। सो इसको जो ये गाइस दो प्रकार में डिवाइड हुआ है लॉन्ग रन अकाउंट, ओके। डेप्ट क्रिएटिंग, अकाउंट कैपिटल अकाउंट, ओके। और ये वाला जो है ये क्या है, नॉन डेप्ट क्रिएटिंग, ओके, नॉन डेप्ट क्रिएटिंग, ओके गाइस। तो ये जो लॉन्ग रन कैपिटल में दो है, डेप्ट क्रिएटिंग मतलब कि ऐसा अकाउंट, ऐसा ट्रांजेक्शन जो डेप्ट क्रिएट कर रही हो, ओके, ये है। और ऐसा अकाउंट जो डेप्ट ना क्रिएट कर रही हो, ओके, ये दो ट्रांजेक्शन हम लोग लॉन्ग रन में। तो कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो डेप्ट क्रिएट कर सकती हैं, कौन कौन से ट्रांजेक्शन गाइस, ओके। तो ये चीज जो सीखते हैं नॉन डेप्ट क्रिएटिंग अकाउंट में, ओके। सो ये है हमारा डेप्ट क्रिएटिंग अकाउंट, ओके। सो ये डेप्ट क्रिएटिंग में क्या कर सकते हैं गाइस, आप समझो। पहला तो गाइस इसमें समझो कि इसमें क्या हो सकता है, बोरोइंग हो सकती है, ओके, बोरोइंग। अगर कोई बंदा बोरो कर रहा है तो somebody should be lending, राइट। कोई भी बारो कर रहा है तो उसको कोई उधार देने वाला होगा, तभी तो बारो कर रहा होगा। तो बोरोइंग एंड लैंडिंग जो है नॉन डेप्ट क्रिएटिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होती है, ओके। तो ये कौन कौन से ऐसे अकाउंट्स हैं जो नॉन डेप्ट क्रिएटिंग में, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन हैं जो नॉन डेप्ट क्रिएटिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होती है, ओके। तो ये देखो आप, सो इसमें गाइस बहुत से ऐसी चीजें, जैसे कि आपको अगर लोन चाहिए तो ओके, तो आप कैसे कैसे लोन ले सकते हो, जो कि लोन लोगे तो नॉर्मल सी बात है कि डेप्ट क्रिएट करेगी, राइट। तो पहला जो हम लोग लोन लेंगे, किससे लेंगे, बायलेटरल लोन हो सकता है गाइस। पहला कौन सा लोन होगा, बायलेटरल लोन, ओके। इस लोन को क्या कहते हैं गाइस, ये क्या है लोन, ये किसी भी कंट्री से आप लोन ले सकते हो, ओके।
कंट्री मान लो ए है, ये कंट्री बी है, ओके। तो ये या तो ये इस कंट्री से लोन ये ले सकता है, ये कंट्री लोन दे भी सकता है, ओके। तो बायलैटरल है गाइस, दोनों साइड से है। जैसे इंडिया की बात करें, इंडिया कभी कभी लोन लेता भी है किसी दूसरे कंट्री से और लोन देता भी है किसी दूसरे कंट्री को, ओके। ओके, ये भी डेप्ट क्रिएट कर सकता है। दूसरा क्या है गाइस, एनआरआई डिपॉजिट। एनआरआई डिपॉजिट, ओके। तो एनआरआई डिपॉजिट का क्या मतलब हुआ गाइस? एनआरआई डिपॉजिट का मतलब हुआ कि जैसे हम कि कोई एनआरआई है, कोई एनआरआई का मतलब है कि जो इंडिया के लोग हैं, मतलब फॉरेन में जाके बस गए हैं, ठीक है, वहीं पे उनकी क्या उनका वहीं पे सिटीजनशिप वगैरह मिल गई है, ठीक है, तो वो हमारे कंट्री के लिए एनआरआई हो गए। तो वो क्या करते हैं, वो लोग इंडिया में डिपॉजिट कर देते हैं। मान लो कि इंडिया में उन्होंने कुछ पैसे डिपॉजिट कर दी, ओके। तो इंडिया करेगी क्या उसको? ऐसा तो है नहीं को सारे पैसे उनका लेके चली जाएगी, नहीं देगी इनका। उस पर तो मान लो कि प्रिंसिपल तो वो देगी ही, उसके साथ वो क्या करेगी, उनको रिटर्न में इंटरेस्ट भी तो कुछ पे करेगी, राइट, एनआरआई। तो ये भी तो एक डेप्ट क्रिएट कर रहा है भारत के ऊपर कि मान लो कि 1,000 रुपीज somebody has deposit to the Indian bank account. So Indian bank account what will do? It will also give the principal whatever the amount has been deposited by the NRI people. Also he will give, the Indian banks also will give the some amount of interest to the particular person, okay. And तीसरा गाइस क्या हो सकता है कि हम लोग लोन ले सकते हैं, किससे लोन ले सकते हैं? लोन फ्रॉम इंस्टीट्यूशन गाइस। इंस्टीट्यूशन का क्या मतलब हुआ गाइस? इंस्टीट्यूशन का गाइस बहुत सारे जैसे इंस्टीट्यूशन है, जैसे वो हमारा आईएमएफ हो गया। आईएमएफ का मतलब हो गया कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ओके। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किसी भी कंट्री की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बताती है कि उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है कंट्री की, ओके। तो ये लोन प्रोवाइड करती है कि उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी रहे। ये सारी चीजें हैं गाइस, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे लेटर ऑनवर्ड। दूसरा है गाइस वर्ल्ड बैंक, ओके। वर्ल्ड बैंक है, ऐसे से बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जैसे एडीबी हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ओके। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, देयर आर मेनी बैंक्स आर देयर, ओके, लाइक दैट, ओके। तो ये सारी बैंक से हम लोग लोन ले सकते हैं। जब ये लोन लेंगे आप, तो आपको लोन तो वापस करना ही पड़ेगा इनको, राइट। आप जब लोन ले रहे हैं तो आपको लोन, तो ये भी तो डेब्ट क्रिएट कर रही है हमारी इकोनॉमिक में। और जो लास्ट सबसे सबसे वर्स्ट, मतलब सबसे बेकार जो होती है बोरिंग का गाइस, वो होता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, ईसीबी जिसको हम लोग बोलते हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। ये गाइस बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, पहली बार समझो इसको। ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। फर्स्ट थिंग, जो इसका इंटरेस्ट होता है ये बहुत हाई होता है। इसीलिए कोई भी इकोनॉमी इस लोन को लेने से हमेशा बचती है, क्योंकि ये सिर्फ 1 ईयर के लिए होगा या उससे कम टाइम के लिए होगा, और इसका इंटरेस्ट रेट भी बहुत हाई होता है, ओके। तो इसीलिए हर कोई इकोनॉमी इस लोन से बचता है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, ओके। सो ये चार चीजें हैं जो बायलेटरल लोन ले सकते हैं, एनआरआई डिपॉजिट ले होगा, ओके, और लोन फ्रॉम इंस्टीट्यूशन एंड ईसीबी, ओके, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, ओके। सो ये चारों जो है किसी भी इकोनॉमी को डेप्थ में क्रिएट करती हैं, ओके, डेप्थ क्रिएटिंग इकोनॉमी को, ओके। गाइस देखो, अब एक चीज समझो आप, यहाँ पे जैसे कि आप लोन ले रहे हो, तो मतलब कि उस इकोनॉमिक में क्या होगा, डॉलर की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, राइट। फॉरेक्स जो रिजर्व है वो क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, राइट। ये चीज समझो आप। देना बाद में, लोन को रिटर्न करना वो अलग चीज होगी, लेकिन आप अगर किसी से 100 रुपए मांगे, तो आपके पास जो 100 रुपए जो बंदा देगा, उसके यहाँ से क्या होगा, 100 रुपए डेबिट होगा। लेकिन जो ले रहा है, जो बारो कर रहा है, उसके पास 100 रुपए क्रेडिट होगा, राइट। तो ये चीज समझो। तो हमारे यहाँ जब हम लोग बारो कर, इंडिया बारो कर रही है दूसरे कंट्री से, तो उसके यहाँ क्या होगा, डॉलर का इंक्रीमेंट होगा, राइट। डॉलर बढ़ेगी क्योंकि आप बारो कर रहे हैं, तो आपके यहाँ डॉलर डिपॉजिट होगा, राइट। तो आपकी डॉलर इंक्रीमेंट होगी, राइट। नाउ गाइस, नाउ इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नॉन डेप्थ क्रिएटिंग। गाइस हमने बताया था ना, राइट, कि कैपिटल अकाउंट दो टाइप्स के होते हैं। डेप्थ क्रिएटिंग जो किसी भी इकोनॉमिक पे डेप्थ क्रिएट करती है, ओके, जो हमने 4 तरीके की पढ़ी। अभी नॉन डेप्थ क्रिएटिंग होगी। नॉन डेप्थ क्रिएटिंग में गाइस हमने 2 तरह के डिवाइड किए हुए हैं, ठीक है। पहला एफडीआई, एंड दूसरा क्या है, एफपीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। गाइस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ओके, एक ये है, और दूसरा है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ओके। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये 2 चीजें।
इन दोनों को गाइज मैं बाद में अभी कुछ लेक्चर के बाद जो है इसमें मैं कंप्लीट 1 आवर का लेक्चर बनाऊंगा। अभी के लिए बस थोड़ा सा इतना समझ लीजिए कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। अगर कोई भी कंट्री, इंडिया के सेंस में बात कर रहा हूं मैं, अगर कोई भी कंट्री, ठीक है समझो, अगर कोई भी कंट्री अगर इंडिया के मार्केट में 10% से ज्यादा किसी भी कंपनी के शेयर बाई कर ले रही है, ओके, या 10% से ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है, ओके, तो वो कहलाती है हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, वो एफडीआई के अंतर्गत रखी जाएगी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि ये इसका ड्यूरेशन जो है लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए इसका ड्यूरेशन होता है। ओके, ये दो कंडीशन अगर फुलफिल कर रही है तो उसको एफडीआई के अंदर रख देते हैं। इंडिया में कुछ कम्युनिटी पे ऐसे हैं जिसमें 100% एफडीआई अलाउड है। ओके, इसमें 100, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हो गई, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हो गई, इसमें जो है 100% एफडीआई अलाउड है। ओके, बट कुछ चीजों में जो है एफडीआई 100% अलाउड नहीं है। ओके, जैसे कि क्या होगा, डिफेंस सेक्टर हो गया। अभी तो प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं डिफेंस में। अर्लियर क्या था कि डिफेंस सेक्टर जो है टोटली जो है किसी प्राइवेट सेक्टर को अलाउ नहीं किया जाता था, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट की कंपनियां ही सिर्फ डिफेंस में काम, इक्विपमेंट बना सकती थी। लेकिन अभी एफडीआई के थ्रू जो है कोई भी बंदा आकर के इन्वेस्ट कर सकता है, बट सम अमाउंट, सम परसेंटेज, नॉट द 100%। ओके, एफपीआई क्या है? एफपीआई का मतलब होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अगर कोई भारत का, विदेश का कोई बंदा है, कोई दूसरे देश का कंट्री अपने देश का कोई शेयर बाई कर रहा है, ओके, शेयर कोई बाई कर रहा है, ओके, या फिर अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, ओके, तो ये सारी चीजें जो है एफपीआई की, ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है गाइज, और इसकी जो कॉस्ट, मतलब इतना जो इन्वेस्टमेंट इनका होता है वो 10% से लेस होता है। ओके, 10% से लेस होता है, तो ये एफपीआई के अंदर उसको रखते हैं। ये शॉर्ट ड्यूरेशन का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सपोज क्या 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 हो सकता है इसमें कि देखो कि किसी ने बाई कर रखा है, मान लो टाटा के शेयर किसी ने बाई कर रखे हैं, ओके, अभी टाटा का शेयर बाई कर रखा है किसी ने, तो अगर कंपनी टाटा जो है लॉस में जा रही है तो वो फटाक से क्या करेगा, पता लगा कि आज उसने बाई किया, 10 दिन, 1 महीने के बाद पता लगा कंपनी लॉस में जा रही है, कंपनी लॉस में जा रही है 1 मंथ में, तो क्या होगा कि वो पूरा का पूरा जो शेयर जो है क्या करेगा, तुरंत वहां से सेल करके निकल जाएगा, राइट। तो इन्वेस्टमेंट तो किया उसने, लेकिन 1 मंथ में ही उसने निकल गया। ओके, पहली कंडीशन एफपीआई के अंतर्गत आती है। दूसरी कंडीशन ये है गाइस कि दूसरी चीज एफपीआई के अंतर्गत, इसमें जो है हम लोग 100% जो है एफपीआई अलाउड नहीं करते। रीजन क्या है इसमें? रीजन यही है, सपोज कोई भी इकोनॉमिक में कोई भी कंपनी है, अगर कोई भी फॉरेन कंट्री का कोई भी बंदा आकर के 100% किसी कंपनी का क्या करे, शेयर बाई कर ले, या 90% बाई कर ले शेयर, और कुछ हुआ और अचानक से क्या हो गया कि वो तुरंत उसका सारे शेयर बेच करके निकल गया, तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी, राइट। तो ये बहुत ही वोलाटाइल है गाइस, बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली मनी का फ्लो होने लगेगा, जो कि किसी भी इकोनॉमिक में कभी कभी इकोनॉमिक की कंडीशन बहुत हाई हो जाएगी, बहुत ज्यादा मनी इंडिया कंट्री में आ जाएगा, कभी कभी होगा कि बहुत लो हो जाएगा। इन सब रीजन की वजह से एफपीआई को जो है हम लोग अलाउड नहीं करते हैं 100%। ओके, दो चीज समझ में आई। तो ये नॉन डेप्ट में क्यों बोल रहा हूँ, ये नॉन डेप्ट की डेप्ट नहीं क्रिएट कर रही है। रीजन क्या है, सपोज कि मैगडी है, फॉरेन की कंपनी है, कोई मैगडी है, वो इंडिया में आई, उसने इंडिया में एक अपना शॉप खोला, ओके, तो क्या इंडियन गवर्नमेंट को कुछ देना पड़ा क्या शॉप खोलने के लिए? नहीं देना पड़ा, राइट। वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आई, अपने स्किल्स लेके आई, अपने मैनेजमेंट लेकर आई, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आई, अपनी मनी लेकर आई, इंडिया से लैंड मांगा और यहाँ पे ओपन किया, इन्वेस्टमेंट किया, यहाँ के लोगों को जॉब प्रोवाइड किया, स्किल्स डेवलपमेंट हुआ गाइस, यहाँ पे मैनेजमेंट डेवलपमेंट हुआ, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ। ओके, सो ये सारी चीजें इंडिया को कुछ नहीं देना पड़ा, बट इंडिया को इसके बदले बहुत सारी चीजें मिली हैं, राइट। तो ये क्या करें, इंडिया में डेप्ट क्रिएट करें? नहीं, इंडिया में डेप्ट नहीं क्रिएट कर रही। इसी प्रकार से एफपीआई भी है, ये डेप्ट नहीं क्रिएट करती, इसीलिए इसको हम लोग नॉन डेप्ट क्रिएटिंग अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं। अगर अब भी कोई डाउट है then let me know, we will discuss more about that. Okay, अब देखो guys, अब हमने दो चीज पढ़ ली, ओके,
अब हमने पढ़ा कि डेप्ट क्रिएटिंग एंड नॉन डेप्ट क्रिएटिंग गाइस। अगर मैं बोलूं ओके कि कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्या होगा, सोचो। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा, ये गाइस होगा डेप्ट क्रिएटिंग अकाउंट प्लस नॉन डेप्ट क्रिएटिंग अकाउंट। बहुत शार्ट में लिख रहा हूँ, नॉन डेप्ट क्रिएटिंग अकाउंट। ओके, ये चीज समझो आप। सो डेप्ट क्रिएटिंग अकाउंट जो था कैपिटल अकाउंट, और दोनों को अगर एडिशन कर दे तो ये चीजें होगी। नॉन सपोज ये डेप्ट क्रिएटिंग अकाउंट कितना है गाइस, आप देखो कि इंडिया में डेप्ट क्रिएटिंग अकाउंट कितना, अगर मैं इसको इसमें से पूरा ये निकाल दूं तो कितना बचेगा, वही अमाउंट बचेगा जो हमारे कंट्री में क्या सरप्लस दिखाएगा, राइट। जैसे डेप्ट अकाउंट में हमने क्या किया कि मान लो कि 1000 का मान लो कि यहाँ पे 15,000 बिलियन डॉलर का हमने इन्वेस्टमेंट किया। ओके, यहाँ पे हमने इतना लोन लिया, मान लो इतना लोन लिया। ओके, और हमारा जो नॉन डेप्ट क्रिएटिंग अकाउंट है गाइस, जैसे कि एफटीआई एफडीआई, ठीक है, उसके थ्रू कितना इन्वेस्टमेंट आया इंडिया में, ठीक है, 1000 बिलियन डॉलर का। ओके, अगर इसमें से गाइस जितना आया हमारे यहाँ, ठीक है, क्योंकि देखो ये तो हमारा लोन है और इतना इतना हमारे यहाँ प्रॉफिट हुआ, ये मतलब प्रॉफिट का मतलब कि ये हमारे यहाँ ऑलरेडी अकाउंट आ गया है, इतना बैलेंस आया है इन्वेस्टमेंट के तौर पे। ओके, एफडीआई एफपीआई के थ्रू, ठीक है। तो अगर मैं इतना घटा दूं तो हमारे पास कितना और हमारा लोन बचेगा, अगर इतना मैं मान लो कि इतना लोन पे हो गया, ठीक है, तो हमारे पास कितना बचेगा, ये 500 बिलियन डॉलर बचेगा, राइट। ओ जस्ट मिनट गाइस। ओके, सो गाइज यहाँ पे हमारा क्या होगा, 1500 में से $1000 अगर हम माइनस करें, जो कि हमारा ये है। ओके, ये हमारा लोन है और ये हमारी जो है नॉन डेप्ट क्रिएटिंग अकाउंट है, एफपीआई एफडीआई। ओके, सो मतलब ये हमारे यहाँ तो जो है डेप्ट नहीं क्रिएट कर रहा है और ये डेप्ट क्रिएट कर रहा है, राइट। तो डेप्ट क्रिएट मतलब इतना लोन लिए, इतना इंक्रीमेंट हुआ है हमारे यहाँ, और इतने में से इतना जो है लोन नहीं है, ये डायरेक्टली आया है हमारे अकाउंट में। तो हम क्या करेंगे, इसको इसको मान लो रीपे कर दिए, मान लो रीपे कर दिए, तो कितना अभी बचा है रीपे करने के लिए, रीपे करने के लिए $500 बचा है। लेकिन ये $500 क्या है गाइस, हमने लोन लिया है तो मतलब हमारे यहाँ ऑलरेडी ये तो बचेगा ही ना इतना अमाउंट, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, जो है सरप्लस हो जाएगा। ओके, ये सरप्लस हो गया गाइस। सरप्लस का मतलब हो गया कि अकाउंट में, इंडिया के करंट अकाउंट में इतना अमाउंट अभी स्टिल लेफ्ट है। ओके, तो जब आपका गाइस ये चीज समझो, जब आपके यहाँ सरप्लस अकाउंट है, मतलब कि हमारा कैपिटल अकाउंट जो है, कैपिटल अकाउंट जो है सरप्लस है $500 का, ये चीज समझो। जब कैपिटल अकाउंट हमारा $500 का सरप्लस है, तो आप क्या कर सकते हो गाइस इस $500 में, क्योंकि मतलब कि ये दो लोन का अमाउंट है, लेकिन आपके यहाँ $500, तो ये कहाँ कहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ये चीज सोचो आप। ओके, चलो ये तो अभी पढ़ाऊंगा मैं, अभी सोचो आप, फिर उसके बाद कमेंट करना, ठीक है। इसके बाद देखो, इतना तो हमारे यहाँ कैपिटल अकाउंट सरप्लस हो गया। हमने पढ़ा था करेंट अकाउंट जो हमारा है, करेंट अकाउंट, ओके, वो हमारा क्या था, डिफिसिट था। ओके, ये करंट अकाउंट डिफिसिट जो कि माइनस में था। ओके, तो मतलब कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों में ऐड कर दूं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, तो हमारा क्या निकल जाएगा गाइस, टोटल बैलेंस ऑफ पेमेंट निकल जाएगा, राइट। ओके, तो मतलब क्या हुआ कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो स्टेटस है गाइस, वो क्या हो जाएगा, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट का बैलेंस, राइट, करंट अकाउंट का बैलेंस, ठीक है, जो कि डिफिसिट में है। और दूसरा क्या होगा गाइस, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट जो कि सरप्लस में है। ओके, समझ जाना गाइस, मैं बोल रहा हूँ, ओके, क्योंकि राइटिंग मेरी बहुत गंदी है। ओके, सो कैपिटल अकाउंट जो कि डिफिसिट में है, और सरप्लस क्या है, कैपिटल अकाउंट जो हमारा सरप्लस में है, करंट अकाउंट हमारा डिफिसिट में है। अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें गाइस, तो हमारा क्या है, टोटल बैलेंस ऑफ पेमेंट निकल जाएगा। और जो कि टोटल बैलेंस ऑफ पेमेंट आएगा हमारी कंट्री का, वही हमारा जो है बताएगा कंट्री में इकोनॉमी की कंडीशन क्या है पर्टिकुलर ईयर में। बट ये कभी भी हम इसको देख करके आप बैलेंस ऑफ पेमेंट को ये नहीं बता सकते कि हमारे इकोनॉमी की, टोटल इकोनॉमी की कंडीशन क्या है। ओके, हम इस बैलेंस ऑफ पेमेंट को ये देख करके बता सकते हैं कि अब इस
बैलेंस ऑफ पेमेंट से हम क्या कर सकते हैं, बट ये कभी नहीं डिसाइड कर सकते कि इकोनॉमी की कंडीशन क्या है। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या हो सकता है कि मान लो कि करंट अकाउंट का हमारा डिफिसिट, मान लो कि यहाँ पे हमारा -1500 है डॉलर है, ओके, बिलियन डॉलर है, ओके, और ये हमारा सरप्लस है मान लो कि 2500 बिलियन डॉलर है, जो कि हमारा लोन वगैरह मान लो, ओके, इतना है। तो अगर मैं बीओपी निकालो तो क्या होगा, करेंट अकाउंट, राइट, प्लस कैपिटल अकाउंट, ओके गाइस, कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट हमारा कितना है -1500 प्लस 2500 बिलियन डॉलर, ओके, तो टोटल कितना निकल गया 1000, जो कि पॉजिटिव, ये सरप्लस में हो गया। ओके, अब देखो, अब किसी भी इकोनॉमिक की, ओके, ये 1000 जो प्लस हुआ है ये माइनस भी हो सकता है, राइट, अगर इसको अगर करेंट अगर ये कैपिटल अकाउंट हमारा कम होगा तो ये माइनस होगा, तो 1000 या तो प्लस होगा, ये 1000 या तो माइनस होगा। तो मतलब कि 1000 जो बिलियन डॉलर सरप्लस में आ रहा है उसका क्या कंडीशन हो सकती है, और अगर 1000 बिलियन डॉलर अगर माइनस में होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट का, तो उसकी क्या कंडीशन हो सकती है। ओके, वो चीज समझते हैं। तो देखो गाइस, लेट मी जस्ट गो टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, देखो सेम चीजें जो मैंने अभी आपको बताई गाइस, वही चीजें हैं यहाँ पे भी है कि हमारा करंट अकाउंट जो है 1500 बिलियन डॉलर जो कि डिफिसिट में है और ये सरप्लस में। ओके, टोटल अगर ऐड कर दे तो 1000 क्या आ जाएगा, हमारा टोटल बैलेंस ऑफ पेमेंट आ जाएगा। ओके, तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या कहता है कि इस बैलेंस ऑफ पेमेंट को सिर्फ देख करके आप कभी भी ये डिसाइड नहीं कर सकते कि उस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। ओके, रीजन क्या है कि ये सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर में ही दिखाती है, सेकेंड फाइनेंशियल ईयर में कभी ये नहीं दिखा सकती कि क्या चल रहा है, राइट। तो जैसे कि अगर हमारे पास 1000 प्लस सरप्लस है, सरप्लस का क्या मतलब हुआ कि कंट्री के रिजर्व में 1000 बिलियन डॉलर जो है पड़े हैं। अब 1000 बिलियन डॉलर पड़े हैं तो गवर्नमेंट तो ऐसे उसको सेव करके तो रखेगी नहीं कि नहीं गवर्नमेंट के पास हमारा रहेगा तो 2 साल में उसको डबल हो जाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं नियम। तो क्या होगा कि वो उसको कुछ इन्वेस्ट करेगी, राइट, उस मनी को जो है 1000 बिलियन डॉलर के मनी को जो है क्या होगा, ये कहीं भी मूवमेंट, मनी का मूवमेंट, मनी मूवमेंट का मतलब होता है गाइस कि इन्वेस्टमेंट करना किसी पर्टिकुलर सेक्टर में, मतलब ये मनी यहाँ से उठा करके वहां पे लगा देना। ओके, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करते हैं, अगर हमारे पास पैसे हैं तो आप क्या करो, आपके पास नॉर्मल पैसे होंगे बहुत सारे, तो आप जाओगे भाई चलो ज्वेलरी बनवा लेते हैं, लैंड खरीद लेते हैं, बिल्डिंग घर बना लेते हैं, ये सब करोगे, राइट। तो गवर्नमेंट के पास पैसे होंगे तो क्या करेगी, पहला गवर्नमेंट गाइस, पहला होगा कि गवर्नमेंट के पास पैसे होगा तो देखो पहले तो वो गोल्ड इंपोर्ट कर सकता है, गोल्ड बाहर से खरीद सकता है, ठीक है, मंगा सकता है। ओके, दूसरा उसका इंक्रीमेंट हो जाएगा, ऑलरेडी अगर अगर ये सरप्लस में है तो ऑलरेडी उसका फॉरेक्स रिजर्व जो होगा उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। और अगर इसके पास मान लो कि 1000 बिलियन डॉलर है तो क्या करेगी, अगर मान लो कि अपना भूटान है, वो इंडिया से बोले भाई अब मुझे 100 बिलियन डॉलर दे दो, अब एज ए लोन दे दो, मैं तो आपको 1 साल में उसको लोन को वापस कर दूंगा, ओके, 1 ईयर में। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, लोन भी तो दे सकती है किसी दूसरी कंट्री को, राइट, 1 बिलियन डॉलर है। ये चीज समझ में आ रही है। ओके, देखो ये तो एक कंडीशन बनी कि जब गवर्नमेंट के पास जो है, गवर्नमेंट के पास जब सरप्लस हो, अगर गवर्नमेंट के पास मान लो कि ये चीजें जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है क्या हुआ, बैलेंस ऑफ पेमेंट गाइस $1000 का मान लो कि निगेटिव आ गया, निगेटिव का मतलब हो गया कि डिफिसिट, गवर्नमेंट को इतनी जरूरत है अब $1000 की, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को $1000 की इसकी जरूरत है। तो क्या होगा गाइस, अब $1000 की अगर मान लो कि ये इफ टोटल बैलेंस ऑफ पेमेंट इज $1000 दैट इज निगेटिव। ओके, तो मतलब कि क्या हुआ कि इकोनॉमिक में $1000 की हमें क्या है कि नीड है। तो $1000 के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है गाइस, अगर आपको पैसे की जरूरत है, ओके, मान लो किसी भी इमरजेंसी में पैसे की जरूरत है, सबसे पहले आप क्या करोगे कि अगर कोई वैल्यूएबल सामान आपके घर में होगी तो उसको सेल कर दोगे, अपने लैंड सेल कर दोगे, गोल्ड सेल कर दोगे, राइट। तो जैसे कि आपके आपके पास अगर गोल्ड पड़ी है तो उसको क्या करोगे, एक्सपोर्ट करोगे, दूसरी कंट्री में भेजोगे, सेल कर दोगे। ओके, जैसे ही आप गोल्ड सेल करोगे, पैसे दोगे किसी को, ओके, आपका क्या होगा, फॉरेक्स रिजर्व गाइस डिक्रीज होगा, क्योंकि आपको इतना जरूरत है या इतना आपने लोन ले रखा है, ठीक है, इतना आपको किसी को देना है। ओके, और या फिर इतनी की भरपाई करनी है तो क्या करना पड़ेगा, आपको कहीं से बोरो करनी पड़ेगी, राइट, कहीं से आपको पैसे को लेना पड़ेगा, राइट गाइस।
शॉर्ट टर्म के लिए, ओके। और ये मनी मूवमेंट है जो आईएमए के ट्रांजेक्शन, परचेज, रीपर्चेज, नेट आउट, ओके, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द रिजर्व होगा, ठीक है, टोटल रिजर्व मूवमेंट होगा, ये सब चीजें ऐसी हैं, उसको छोड़ो। बट ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जब सरप्लस होगा तो क्या कंडीशन बन सकती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है जब डिफिसिट होगा तो क्या कंडीशन बन सकती है। ये दोनों कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको अच्छे समझ लेना, क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यूज और बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो गाइज ये हमारा लास्ट लेक्चर था इकोनॉमिक्स सीरीज के बैलेंस ऑफ पेमेंट का। अगर आपने मेरा पहला दूसरा लेक्चर नहीं देखा है तो आई वुड रिकमेंड यू गो अहेड एंड वॉच इट फर्स्ट 2 lectures and then come to the here and then watch it out, okay। सो गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।